डीएनए एक इतना भयानक मॉलिक्यूल है भैया, जिसकी खोज तो 1869 में हो गई, लेकिन उसका परफेक्ट मॉडल आने में लगभग 100 साल का समय लग गया। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? समान होता है, परंतु डीएनए समान होने के बाद भी क्या हर एक कोशिका एक जैसा काम करती है? डीएनए कैसे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के मिलने से बनेगा। इसीलिए डीएनए को क्या कह सकते हैं? डीएनए को हम क्या यही इंसुलिन हार्मोन मेरे हाथ की कोशिकाएं बना लेंगी क्या? नहीं। लेकिन क्या मेरे हाथ में इंसुलिन बनाने वाला डीएनए जीन नहीं है क्या? जीवन की प्रथम कोशिका कौन है ना? तो बेशक हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जायगोट, कि जायगोट ही वह प्रथम। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम डीएनए है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है, यह कैसे काम करता है, यह किस तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कण है। इसके बारे में हम सब चीज जानने वाले हैं डीएनए के बारे में। हालांकि ये डीएनए जो है वो एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक ही वीडियो में पूर्णतः समेट पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग इसके वीडियो सीरीज को 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पहली 2 वीडियो में हम डीएनए के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद में और तीसरी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी मेडिकल फील्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे कि नीट हो गया, पीएनएसटी हो गया, एएनएम हो गया, महिला पर्यवेक्षक का भी एग्जाम्स हुए हैं, इन सारे एग्जाम्स में कैसे इससे क्वेश्चंस बने हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कवर करके हम इस टॉपिक के तह तक के पहुंचेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए या थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है और आज की कक्षा के बाद में आप डीएनए से कभी घबराएंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास में आज का जो पहला टॉपिक है और आज का मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो है वो है डीएनए। तो अपन डीएनए के बारे में जानना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में जानना चालू करते हैं इसकी डिस्कवरी से। डिस्कवरी, तो देखिए बेटा, डीएनए की जो डिस्कवरी है वो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने करी थी। फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को खोजा था। कब खोजा था? इन्होंने 1869 मतलब 1869 में इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की थी। इन्होंने, देखिए, उस टाइम तक के हम लोगों को नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, क्या ऐसी कोई चीज होती है हमारे शरीर में, ये किसी को कोई खबर नहीं थी, इनको भी नहीं पता था। हाँ, उस टाइम तक के 2-3 चीजों की खोज हो चुकी थी, जैसे कि प्रोटीन के बारे में वैज्ञानिकों को खबर थी, लिपिड्स के बारे में खबर थी। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने प्रोटीन और लिपिड्स से अपने द्वारा खोजे गए मॉलिक्यूल को कंपेयर करके देखा कि कहीं ये प्रोटीन तो नहीं है, कहीं पर ये लिपिड तो नहीं है। लेकिन पूरा कंपैरिजन करने के बाद में इनको पता चला कि भैया ना तो ये प्रोटीन है ना ही लिपिड है, ये तो हमने कुछ और ही चीज खोज दी है। और उस टाइम पे चूंकि इन्होंने अपनी इस खोज को कहां पर किया था? न्यूक्लियस में, कोशिका के न्यूक्लियस में इन्होंने खोजा था। इसलिए उस समय में इन्होंने डीएनए का नाम डीएनए न रख करके उस समय में इन्होंने नाम रखा था डीएनए का न्यूक्लिन, क्योंकि यह कहां खोजा गया था? न्यूक्लियस में खोजा गया था, इसलिए इसको उन्होंने नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। तो इस तरीके से फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में डीएनए को खोजा था। लेकिन इसके काफी सालों के बाद में, लेकिन हाँ, इन्होंने खोज तो दिया था, लेकिन हमें इनकी खोज के बहुत सालों बाद तक के भी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आकृति के बारे में, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, है ना। तो फिर 2 वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन और क्रिक नामक 2 वैज्ञानिक आते हैं। ये बात है कब की? 1953 की। 1953 में ये दोनों वैज्ञानिक आते हैं और ये डीएनए के स्ट्रक्चर से संबंधित एक मॉडल देते हैं। मतलब उस मॉडल में ये बताते हैं कि डीएनए किस तरीके से बना हुआ है। इनके मॉडल को नाम दिया जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। मतलब ये लोग डीएनए के आकृति से संबंधित, उसकी संरचना से संबंधित डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन करते हैं। और इस कारण से, चूंकि इन्होंने पहली बार डीएनए के बारे में सही
जानकारी दी, इसलिए इन कारण से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा जाता है, इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। लेकिन अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में, ये दोनों डेट्स के बीच में अगर गैप देखें तो करीबन करीबन आपको पता चलेगा कि खोज और उसके स्ट्रक्चर को समझने के दौरान करीबन करीबन हमें 100 इयर्स का समय लग गया। मतलब डीएनए एक इतना भयानक मॉलिक्यूल है भैया, जिसकी खोज तो 1869 में हो गई, लेकिन उसका परफेक्ट मॉडल आने में लगभग 100 साल का समय लग गया। तो ऐसी चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डीएनए हमारे शरीर का सबसे जरूरी मॉलिक्यूल है कि जिसको समझने में वैज्ञानिकों को ही 100 साल का समय लग गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में आप पढ़ने वाले हो, तो बस इस पूरी कक्षा में आप पेटी पैक होकर के तैयार रहिएगा। मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छे से सुनिएगा, आपको 100% चीजें समझ में आने वाली हैं। और वीडियो के बाद में आप बताइएगा कि डीएनए आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं। तो आपको यहां तक की कहानी जरूर से समझ में आई होगी कि डीएनए की डिस्कवरी जो है वो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में कर दी थी। चूंकि इन्होंने अपनी डिस्कवरी को न्यूक्लियस में किया था, इसलिए उन्होंने उस समय में डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा था। इन्होंने उस समय उपस्थित चीजों से डीएनए का कंपैरिजन भी किया था, प्रोटीन, लिपिड से, लेकिन वह इनसे मैच नहीं किया था। इसलिए उन्होंने एक सोचा कि मैंने एक नई ही चीज खोज दी है, इसलिए उस चीज का इन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिन। फिर उसके काफी सालों के बाद में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने डीएनए का एक सर्वमान्य मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको हम आज भी मानते हैं। और इसी मॉडल के अनुसार डीएनए को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली। हालांकि वाटसन और क्रिक ने ही पूरी तरीके से इस मॉडल को बनाने में इनका ही बस योगदान नहीं है, इनके अलावा अदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस मॉडल के प्रतिपादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये रहा कौन भैया, डीएनए के खोज के बारे में हमने चीजें समझा। इसके बाद में हम देखते हैं कि डीएनए क्या है। देखो भाई, हम लोग मतलब डीएनए होता क्या है, कहां पर रहता है। देखो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है मतलब हम लोग जो है वो कैसे, हम लोग भैया बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय का मतलब है हम लोग बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। देखो, 2-3 टाइप के जीव होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं भैया जिनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बन जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। देखिए, हम अगर एक कोशिका को देखें कि ये मनुष्य की एक कोशिका है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और बीच में हमको मिलता है इस कोशिका का केंद्र, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये है कोशिका का केंद्रक, और इसे ही बेटा ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब यही कोशिका का दिमाग है, इसे ही कोशिका का क्या कहा जाता है, दिमाग, क्योंकि ये पूरी कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इस कोशिका के दिमाग के अंदर पाई जाती है हमारा प्यारा डीएनए। इसी के अंदर पाया जाता है क्या, हमारा प्यारा डीएनए। किसके अंदर, कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। अब देखिए, कोशिका को केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, और केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है ना। लेकिन अब और एक चीज समझिए, केंद्रक जो है वो कोशिका का दिमाग होता है। और अगर आपको मैं एक फैक्ट बात बताऊं तो वो ये है कि प्रत्येक कोशिका में समान डीएनए होता है। मतलब हर एक कोशिका में सेम डीएनए पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सेम डीएनए होता है हर एक कोशिका में। तो क्या फिर हर एक कोशिका एक सा काम करती है? ये तो नहीं होता। जैसे भाई मेरे हाथ की कोशिका में भी वही डीएनए है जैसा डीएनए मेरे आंख की कोशिका में है, तो क्या हाथ और आंख एक सा काम करते हैं? नहीं करते हैं। इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी कोशिका में सेम डीएनए कैसे पाया जाता है। तो देखो बेटा, जो मनुष्य होते हैं ना, जो ह्यूमन है, मनुष्य हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जिनको हम कहते हैं मेल, पुरुष, है ना, या नर, और दूसरे होते हैं क्या, फीमेल, महिला या फिर मादा। ठीक है। अब मनुष्य जो है, हर एक मनुष्य वो होता है द्विगुणित प्रकार का।
द्विगुणित का मतलब है डिप्लॉयड, मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब यह होता है कि मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है डिप्लॉयड का मतलब कि एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ठीक है, लेकिन जब मेल को या मनुष्य को, नर को जब शिशु का निर्माण करना होता है, बच्चे का निर्माण करना होता है, तो नर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं, है ना। और उस कोशिका को क्या कहा जाता है, उस कोशिका को कहा जाता है नर युग्मक। ठीक है, और मनुष्य के नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। ठीक है, मनुष्य के नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु। और आपसे पूछे कि इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप जवाब देंगे कितने, 23 गुणसूत्र होते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन उठेगा कि सर जब 46 गुणसूत्र थे तो हम कह रहे थे कि मनुष्य की कोशिकाएं कैसी हैं, द्विगुणित है, लेकिन जो नई सेल बनी है बच्चे के निर्माण के समय, जो नई सेल बनी है जिसका नाम क्या है, नर युग्मक है, इसमें तो केवल कितने गुणसूत्र हैं, 23 गुणसूत्र हैं। तो फिर इस सेल को क्या कहेंगे, तो ये वाली जो सेल है जिसमें केवल 23 गुणसूत्र हैं, इसको हिंदी में अगुणित और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मनुष्य के अंदर बच्चे का जब निर्माण करना होता है तो मेल के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है जो अगुणित होती है और जिसमें केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक। और मानव के नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु। सेम इसी प्रकार से मादा भी कैसी होती है, 46 गुणसूत्र वाली होती, मतलब इसकी कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। लेकिन बच्चे के निर्माण के समय इसके शरीर में भी एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है जिसमें केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। और इस कोशिका को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेटा मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य के मादा युग्मक का नाम क्या है, मनुष्य के मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें भी कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, मतलब ये भी कैसा होता है, अगुणित होता है। फिर क्या होता है कि मनुष्य के नर युग्मक और मनुष्य के मादा युग्मक का संलयन होता है, कनेक्शन होता है, वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को, इस कनेक्शन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस कनेक्शन प्रोसेस को कहा जाता है निषेचन, और इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। मतलब मनुष्यों में नर और मादा युग्मकों का क्या होता है, मिलन होता है, जिसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके मिलने के बाद में यहां के 23 गुणसूत्र नर युग्मक के और यहां के 23 गुणसूत्र मादा युग्मक के, ये दोनों कनेक्ट होकर के फिर से 46 गुणसूत्र वाली एक कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये बनी हुई विशेष प्रकार की कोशिका को ही क्या कहा जाता है बेटा, जायगोट कहते हैं। ठीक है, और यही जायगोट जो है आगे अपने आप में परिवर्तन करके अपनी कोशिका, देखो ये एक कोशिका है, तो यही जायगोट क्या करता है कि लगातार अपनी संख्या को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है, जिससे एक जायगोट की कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं बनते जाती हैं। और ऐसे ढेर सारी कोशिकाएं बनते 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 धीरे से इस जायगोट से किसका निर्माण हो जाता है, शिशु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे शिशु की कोशिकाएं कहां से बनी है, जायगोट से बनी है। अब जो है बात यह है कि भैया इस शिशु के अंदर की प्रत्येक कोशिका जो है वो काय से बनी है, जायगोट से बनी है। और जायगोट में कौन सा विभाजन हुआ था, इसमें हुआ था माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन। वो ऐसा विभाजन होता है जिसमें डीएनए या गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है। इसका मतलब है कि शिशु के अंदर बनी हुई प्रत्येक कोशिका का जो डीएनए है वह किसके जैसा होगा, जायगोट के जैसा होगा। मतलब हर एक कोशिका का डीएनए कैसा होगा, समान होगा। इसलिए मैंने लिखा कि प्रत्येक कोशिका में समान डीएनए पाया जाता है मनुष्य की। ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, ये शिशु का निर्माण करने के लिए सबसे जरूरी था कि किसका निर्माण हो, सबसे पहले जायगोट का निर्माण हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जायगोट ही वह पहली कोशिका है जिसको नर और मादा युग्मक मिलकर के बनाए, और इसी कोशिका में विभाजन होने के बाद में मनुष्य के बच्चे का जन्म हुआ, मनुष्य के बच्चे का निर्माण हुआ। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि which is the first cell of life, कि जीवन की प्रथम कोशिका कौन है ना, तो बेशक हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जायगोट। कि जायगोट ही वह प्रथम कोशिका है जिसका निर्माण होने के बाद में उसमें लगातार विभाजन होता है और धीरे 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 करके एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा
कि भैया कैसे हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में डीएनए कैसा होता है, समान होता है। परंतु डीएनए समान होने के बाद भी क्या हर एक कोशिका एक जैसा काम करती है? नहीं करती। हाथ की कोशिका जो है वो अलग टाइप से काम करेगी, आंख की कोशिकाएं अलग टाइप से काम करेंगी। कहने का मतलब है डीएनए जरूर सभी कोशिकाओं में समान है, लेकिन हर एक कोशिका एक सा काम नहीं करती है। इसका कारण भी स्वयं डीएनए है। डीएनए जहां पर एक्टिव होता है, जहां का जिस टाइप का डीएनए एक्टिव होता है वह कोशिका उस टाइप से काम करती है, और जहां पर जिस टाइप का डीएनए एक्टिव नहीं होता है तो वह कोशिका उस टाइप से काम नहीं करती है। इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में इस टाइप की एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। और हिंदी में इसको कहा जाता, वो इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैनक्रियास। ठीक है, ये अग्नाशय। इसके अंदर इस तरीके की छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, बेसिकली मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है लैंगर हैंस के द्वीप, क्योंकि ये तैरते रहते हैं, या फिर आइसल ऑफ लैंगरहैंस इनको कहा जाता है। ठीक है ना, ये लैंगरहैंस के द्वीप या आइसल ऑफ लैंगरहैंस कहलाते हैं। इनके अंदर जो है, ये इनके अंदर दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक प्रकार की कोशिका को क्या कहा जाता है? अल्फा कोशिका कहते हैं, और दूसरे प्रकार की कोशिका को क्या कहा जाता है? बीटा कोशिका कहते हैं। दूसरी प्रकार की कोशिका क्या कहलाती है? बीटा कोशिका कहलाती है। ठीक है, इन बीटा कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है, जिसका नाम क्या है बेटा? इंसुलिन है। और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होता है ये इंसुलिन हार्मोन? कि इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को बदल देता है काय में? ग्लाइकोजन में। देखिए, आपने खाना खाया, आपके शरीर में क्या गया? ग्लूकोज गया। अब पूरा का पूरा ग्लूकोज तो ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए कुछ मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया जाता हमारे शरीर में, कि भाई जब हम खाना ना खाएं उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, और फिर ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल जाएगी। इसी कारण से इसको स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम क्या है? किसका होता है? इंसुलिन का होता है ना। अब ग्लूकोज क्यों जरूरी? तो आपको सबको पता होता है कि जब ग्लूकोज टूटता है तो भैया 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाना है अगर, तो किसका आवश्यकता है? ग्लूकोज की आवश्यकता है। ठीक है, और इस ग्लूकोज को स्टोर किस रूप में किया जाता है हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? इंसुलिन हार्मोन। तो आप जब कभी सोचो कि अगर मान लो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की, ये ग्लूकोज कहां की बात कर रहा हूं? ब्लड में जो ग्लूकोज पाया जाता है उसको ये ग्लाइकोजन बदलता है। अब आप मेरे को एक बात बताना कि अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, जिस कारण से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज, है ना। या फिर सिंपल भाषा में इसी बीमारी को क्या कहा जाता है? शुगर कहा जाता है। समझ गए? तो शुगर जो है वो ग्लूकोज के बढ़ने के कारण होता है रक्त में, और रक्त में ग्लूकोज बढ़ता कब है? जब हमारे बॉडी में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। यह इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वह निकलता कहां से है? बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? लैंगरहैंस के द्वीप में। लैंगरहैंस के द्वीप कहां पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको कहना यह चाह रहा था, मैं आपको समझाना यह चाह रहा था कि क्या ये इंसुलिन हार्मोन ये बीटा कोशिका बना रही है, इतना तो हमको पता है। क्या यही इंसुलिन हार्मोन मेरे हाथ की कोशिकाएं बना लेंगी? क्या मेरे हाथ की ये कोशिकाएं क्या इंसुलिन जनरेट कर सकती हैं? क्या इंसुलिन बना सकती हैं? तो नहीं। लेकिन क्या मेरे हाथ में इंसुलिन बनाने वाला डीएनए या उसका छोटा सा खंड जीन नहीं है क्या? तो ये तो बिल्कुल बनी बात है कि सर आपके हाथ में भी
इंसुलिन बनाने वाला जीन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ के आए कि हमारे प्रत्येक कोशिका में डीएनए कैसा होता है, सेम होता है। इसका मतलब यह है कि मेरे हाथ की कोशिका में भी इंसुलिन बनाने वाला जीन है, परंतु यहां पर वह जीन क्या है, एक्टिव नहीं है, वह डीएनए खंड एक्टिव नहीं है। इसी कारण यहां की कोशिकाएं इंसुलिन को नहीं बना पाती हैं, ठीक है। जबकि यहां पर वो क्या है, एक्टिव है, इसलिए यहां पर क्या बन पाता है, इंसुलिन बन पाता है। तो मैं आपको समझाना यह चाह रहा था कि जहां जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, वहां पर डीएनए का जो खंड एक्टिव होता है वहां उस हिसाब से चीजें बनती हैं। समझ में आया कि नहीं? इसी कारण से क्या होता है कि पूरे शरीर का डीएनए सेम होने के कारण भी हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं एक सा काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किसी कोशिका में कोई डीएनए खंड एक्टिव होता है तो किसी कोशिका में कोई दूसरा डीएनए खंड एक्टिव होता है। इसी कारण से हर एक कोशिका एक टाइप से फंक्शन नहीं करती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कहां पर कौन सी चीज बनने वाली है और कहां पर कौन सी चीज नहीं बनने वाली। मैंने आपको बताया कि यहां इंसुलिन नहीं बन सकता, यहां पर इंसुलिन बनता है, तो कहां पर कौन सी चीज बनने वाली है और कहां पर कौन सी चीज नहीं बनने वाली है, यह भी कौन निर्धारित करता है मेरे बच्चे? यह कौन निर्धारित करता है? डीएनए निर्धारित करता है। इसी कारण से तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कण है। तो भैया आपके शरीर में कहां कौन सी चीज बनने वाली, वो सब कुछ किसके पास में होता है? डीएनए के पास में होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि डीएनए इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ आवर बॉडी, कि यह मनुष्य शरीर का जो है आधारभूत सूचना को लाने ले जाने वाला और सूचना को संग्रहित करने वाला क्या है, स्थान है। यहीं पर हमारे शरीर का पूरा मैप होता है। मैं आपको बताऊं, वास्तव में डीएनए को ना हम बोल सकते हैं कि डीएनए ही जो है, डीएनए ही क्या है, हमारे शरीर की क्या है भैया, आत्मा है। समझ गए कि हमारे शरीर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब कुछ कौन निर्धारित करता है बेटा? डीएनए। तो इतने गंभीर मामले को आप लोग आज पढ़ने वाले हो, इसलिए पेटी पैक होकर के तैयार रहिए। आज अपन इसके बारे में सारी छानबीन करके जितना भी इस वीडियो में कवर हो पाता है अपन उस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस टॉपिक की तह तक के पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि ये जो चीज है ये केवल इस चीज को समझाने के लिए नहीं है। यहां पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन स्रावित करता है? बीटा कोशिका। तो ये सब चीजें हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं? अब वैसे तो डीएनए बहुत बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली जो है बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि डीएनए होता कैसा है, क्या काम करता है, किस तरीके से वो कार्यशील होता है, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो अब आप समझते हैं, इस वीडियो के मेन पार्ट में चलते हैं। हम लोग देखने क्या वाले हैं, डीएनए की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यह हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात बेटा, डीएनए, इतने बार डीएनए बोल दिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात इसके फुल फॉर्म की कर लेते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग पे मत जाना बेटा, भावनाओं को समझना, स्पेलिंग कभी कभी गलत भी हो जाती है ना। तो क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है भैया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। डीएनए जो है ना, डीएनए जो है वो एक प्रकार का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब है यह एक पॉलीमर है। अब बात ये आ गई कि सर पॉलीमर क्या होता है, यहां से हमारी गाड़ी अटक गई कि भैया पॉलीमर क्या चीज है। तुम टेंशन मत लो बेटा, हम हैं तो क्या गम है।
देखो बहुलक या पॉलीमर क्या होता है जरा अच्छे से समझना। जैसे कि मैंने कहा कि आपको क्या बनानी है, दीवार बनानी है ना। तो दीवार बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, आपको लगेगा ईंट, है ना, फिर आपको क्या लगेगा, सीमेंट, ठीक है, और इन दोनों के उपयोग से दीवार बन जाएगी, है ना। तो दीवार बनाने के लिए यही लगता है, आज के टाइम पे तो यही लगता है। समझ में आया ना। कहने का मतलब है कि ईंट से ईंट को आपने सीमेंट से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो आपके पास में क्या बनकर के तैयार हो गई, दीवार बनकर के तैयार हुई। तो इसका मतलब यह है कि दीवार जो है ये ग्रुप है, एक प्रकार का ग्रुप है, काय का ग्रुप है, ईंट का ग्रुप है ना, है ना। और इसी ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पॉलीमर या फिर बहुलक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए किसका, हम कह सकते हैं कि दीवार किसका बहुलक है, ईंट का बहुलक है। किसका बहुलक है, ईंट का बहुलक है। तो दीवार का एकलक कौन है, एकलक का मतलब है मोनोमर। तो दीवार का मोनोमर कौन है, मोनोमर का मतलब वो चीज जिसने दीवार को बनाई, जिसको जोड़ जोड़ के हमने दीवार बनाई। तो दीवार का मोनोमर कौन है भैया, मोनोमर का हिंदी मतलब क्या है, एकलक कौन है। तो दीवार का एकलक है कौन भैया, ईंट। तो इस तरीके से हमें समझ में आई कि वह छोटी सी चीज जिसको बार बार रिपीट करने से सेम, है ना, जो बड़ा सा ग्रुप बनता है, उस बड़े से ग्रुप को क्या कहा जाता है, बहुलक, ठीक है। और उस छोटी सी चीज को क्या कहा जाता है, एकलक। इसी टाइप से डीएनए भी एक प्रकार का क्या है बेटा, बहुलक है। फिर सर काय का बहुलक है, तो डीएनए जो है ना, डीएनए किसका बहुलक है, डीएनए जो है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है कौन भैया, डीएनए जो है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये छोटा सा क्या है बच्चे, प्यारा सा है ये, है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए क्या होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। जैसे ईंट अगर दीवार बनाना है तो बहुत सारी ईंटों को जोड़ना पड़ता है, वैसे ही भाई डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डीएनए बन जाएगा। क्या नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के मिलने से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। अब जरा समझना कि डीएनए कैसे बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों, ये पीएनए नहीं है, डीएनए कैसे बना, डीएनए कैसे बना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के जोड़ने से बना ना, मिलने से बना। इसीलिए अब एक चीज समझ लेना कि बायोलॉजी में बहुत सारे के लिए एक वर्ड लगाया जाता है। वो कौन सा वर्ड है भैया, पॉली। समझ में आया कि नहीं, पॉली शब्द लगाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे शब्दों को बताने के लिए। तो भैया डीएनए कैसे बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों के मिलने से बनेगा। इसीलिए डीएनए को क्या कह सकते हैं, डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी तो कह सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना है ना, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां तक की कहानी क्या थी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। ये एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक क्या होते हैं कि एक प्रकार का ग्रुप होता है बहुलक जो है, जैसे कि ईंट का बहुलक कौन है, दीवार। उसी तरीके से डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइडों का। तो फिर डीएनए को, चूंकि यहां बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझता हूं, है ना। तो मैं ये बिल्कुल समझ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह चीज घर कर चुकी है कि सर व्हाट इज दिस न्यूक्लियोटाइड, कि सर ये न्यूक्लियोटाइड ही क्या है। ये बहुलक वगैरह तो समझ गए, ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड ही क्या है। तो ठीक है, समझ लेते हैं क्या है, कैसा है, मैं तो हूं। तो बच्चों अपनी जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को बना करके रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपन डीएनए के आगे की जो कहानी वो नेक्स्ट वीडियो में जारी रखेंगे, जहां पर अपन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और बहुत सारी चीजें और डीएनए के बारे में हर एक पक्ष पे चर्चा करेंगे। तो आप
अपनी जिज्ञासा को बना करके रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।